जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास के इस दोहे का अर्थ है कि जिसे जीवन में कुछ करना होता है ना, वो विपरीत परिस्थितियों में भी गहरे जल में भी उतर ही जाता है। लेकिन मैं बपुरा यानी मैं भयभीत था उस गहरे जल से और कभी उस जल में उतरा ही नहीं और जीवन भर अपना जीवन उसके किनारे ही बिता दिया। ऐसा ही तो है पहाड़ी जीवन, जो चुनौतीपूर्ण है, जहाँ बचपन से ही लेकर बच्चों में ये सिखाया जाता है कि संघर्ष करने के बाद भी जीवन में कुछ मिलेगा। पैदा होते ही डॉक्टरों के अभाव में जो संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा सा बड़े हुए तो बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद रोज़गार को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के पहाड़ी बच्चे तो हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे खेलकूद का। यहाँ के बच्चों ने ये साबित किया है कि हम पहाड़ी बच्चे किसी से कम नहीं, हम भी साबित करेंगे कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। पहाड़ी जीवन एवं शिक्षा, आज इसी विषय पर चर्चा करने दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आ पहुंची है गुप्तकाशी के ही एक प्रतिष्ठित संस्थान डॉक्टर जैक्सविन नेशनल स्कूल में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के अध्यापकों से और बच्चों से, जानते हैं कि वो क्या सोच रखते हैं इस विषय पर। शहरी जीवन देख के कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी दौड़ रही है, होड़ लगी हुई है एक दूसरे से आगे निकलने की, जबकि पहाड़ों में देखा जाए तो एक सुकून है, एक शांति है। अभी हमारे साथ कुछ और शिक्षक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आप क्या कुछ कर रहे हैं कि पहाड़ के बच्चे भी कहीं पीछे ना रह जाए। हमारा भी मेन फोकस यही रहता है कि हम अपने बच्चों को कमतर ना समझाएं, उन्हें ये फील ना हो कि हम कहीं कमतर हैं। तो इसके लिए हम उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। टाइम टू टाइम हम एलोकेशन एक्टिविटीज़ करवाते हैं और स्पीच, डिबेट और रंगोली कंपटीशन, राखी मेकिंग कंपटीशन, इस तरीके से हम उनकी हर एक की स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, ताकि कल को अगर किसी कंपटीशन में कहीं कुछ बच्चे कर भी नहीं पाते हैं सपोज़, तो वो इन स्किल्स को अपनी इन स्किल्स को डेवलप करके अपने लिए रोज़गार का तरीका ढूंढ लें।
इस तरीके से हम बच्चों के हर एक एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, हर एक स्किल पे फोकस करते हैं। कौन सा बच्चा हमारा लेखन में अच्छा है, उनके लिए स्वरचित कविताओं का भी मौका देते हैं, कंपटीशन करवाते टाइम टू टाइम, और कहानी लिखने का, और भी कई सारी। अभी जैसे बीच में विज्ञान संगोष्ठी प्रोग्राम हुआ था, तो उस पे भी हमारा फोकस था कि हमारे बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ, अब हमारे स्कूल को और हमारे ज़िले को एक मतलब नेशनल लेवल पर लेके जा पाएँ। शहरी जीवन है और जो ग्रामीण जीवन है, उन दोनों में आप कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही जीवन जो कि सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, और दोनों ही जीवनों में हम किसी भी प्रकार का जो कंपैरिजन अगर हम करें तो हम देखते हैं कि दोनों के ही जो शहरों में रहने वाले जो पब्लिक है, जनता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो जनता है, उनका सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल के ऊपर देखते हैं। तो लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज है दोनों का, ठीक है। जहाँ जो कि ग्रामीण जीवन परिवेश में आदमी जो कि अलग जो कि इमोशंस के साथ रहता है, अलग क्रियाकलाप के साथ रहता है, अलग उनका जीवन रहता है, एक दूसरे के प्रति उनका जो प्यार प्रेम रहता है, शहरों में वो देखने को नहीं मिलता हमको। शहरों की लाइफ एक प्रैक्टिकल लाइफ है जो काफ़ी बिजी रहती है। सुबह से शाम तक वो जो कि लगातार अपने काम पे ध्यान देते हैं। और अगर हम जो कि दोनों में सामंजस्य बिठाने की अगर बात करते हैं, तो वो एक ही माध्यम है, वो है माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम जो कि ग्रामीण क्षेत्र को और शहरी क्षेत्र को जोड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कारगर साबित हो सकती है शिक्षा से जो कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको जो कि शहरी जो क्रियाकलाप है, शहरी जो लाइफस्टाइल है, उसके बारे में उनको अवगत कराते हैं। और उसी तरह जो कि जो हमारे शहरी बच्चे हैं उनको भी जो है कि ग्रामीण इलाकों के बारे में अवगत कराते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ये कोशिश करी है कि हमारे जो पहाड़ के बच्चे हैं, हम उनको भी इस तरह की कोई शिक्षा प्रदान करें कि वो किसी भी मामले में जो शहरी बच्चा है उससे पीछे न रहें। और हम लोग काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे बच्चे जो हैं आगे जब कहीं भी शहर में जाते हैं नीचे, तो लगभग बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर ही लेते हैं। और इस विद्यालय की स्थापना का एक जो उद्देश्य था, जो हमारे संस्थापक महोदय हैं इस विद्यालय के, श्री राणा जी, उनका भी यही एक उद्देश्य था कि हमारे बच्चों को इस तरह की जो शिक्षा मिले, हम अपने यहाँ के बच्चों का भी इस तरह से डेवलपमेंट करें कि वो आगे जाके देश के चाहे किसी भी भाग में जाएं, इवन विदेश में भी जाएं, तो किसी दूसरे बच्चे से अपने आप को जो है पीछे न रख पाएँ, वो भी आगे बढ़ते रहें। पहाड़ कहें या पहाड़ी, दोनों का अर्थ है कठिन, यानी पहाड़ का जीवन कठिन है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ के बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी स्कूल पढ़ने आते हैं और अपना नाम कमाते हैं। हमारे साथ स्कूल के कुछ छात्र हैं, उनसे जानते हैं कि उनका जो दैनिक जीवन है, पहाड़ का जो जीवन है, उसके विषय में वो क्या सोच रखते हैं। जी, पहाड़ का जीवन बहुत अच्छा है। जब हम रेगुलर स्कूल आते हैं, हमें केवल बरसात के टाइम पे कभी कभी थोड़ी परेशानी हो जाती है, जब कभी ज़्यादा बारिश हो गई। बरसात के साथ साथ जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती है, कई बार बर्फ़बारी भी होती है, तो हमारे मुश्किल तो हमारा जीवन है ही, बट हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से मेहनत करें और नाम कमाएं। यानी एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि पहाड़ है, पहाड़ी है, तो जीवन यहाँ का कठिन होगा, यहाँ बहुत विपरीत परिस्थितियाँ होंगी। पर अब चीज़ें सुधर रही हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जो यहाँ का एजुकेशन है और जो बाहर का एजुकेशन है, तो मुझे लगता है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और पहाड़ में सीबीएसई स्कूल होने की मान्यता सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पहाड़ है उसमें एक सीबीएसई स्कूल है। हमारा जीवन अच्छा लगता है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ खाली पॉल्यूशन वगैरह है, यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट है, तो उनके कंपैरिजन में हमारी लाइफ ज़रा इजी है यहाँ। जो पहाड़ की एजुकेशन है और जो प्लेन की एजुकेशन है, दोनों एक ही समान है। जैसे प्लेन में हमारे पास बहुत सारी लैब होती हैं, केमिस्ट्री लैब, फिज़िक्स लैब, कंप्यूटर लैब, वैसे ही यहाँ जो पहाड़ है वो भी किसी से कम नहीं है, दोनों एक समान है। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारा घर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, मतलब हम कैसे सिलेबस को कवर करें, ऐसे कुछ। पहाड़ में मतलब शांति रहती है और हम स्टडी अच्छे से कर पाते हैं। नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि मतलब हम टाइम का पता नहीं चल पाता है, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता,
जो हमारा जीवन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लायक हैं और कुछ हमारे लायक नहीं है। जैसे यहाँ जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही से इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो हमें कुछ घर के काम भी करने पड़ते हैं और हमारी पढ़ाई के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पाता है। पहाड़ का जीवन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ शांति भी है और शहर में ट्रैफिक पोल्यूशन वगैरह है और पहाड़ में एकदम शांति है और इधर मौसम भी बढ़िया है और एजुकेशन दोनों जगह बढ़िया है। शहरों में देखा जाता है कि बच्चों को जितना एक्सपोज़र वहाँ मिलता है उतना यहाँ पर नहीं मिल पाता। यहाँ पर शिक्षा का माहौल हम बनाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी उतनी सारी एक्टिविटीज़ जो बाहर करवाई जाती हैं वो उतनी नहीं हो पाती। तो बच्चे थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। सेंसिटिव होने का एक रीज़न ये हो सकता है कि परिवार के साथ हर टाइम रह रहे हैं, परिवार वाले पूरे तरीके से अपने बच्चों के लिए ही हैं। बाहर पेरेंट्स भी जॉब कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपने काम में बिज़ी हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो बच्चों का पेरेंट्स के साथ उतना जुड़ाव नहीं हो पाता जितना यहाँ पर बच्चों का पेरेंट्स के साथ जुड़ाव होता है। तो इसलिए बच्चे ये पहाड़ों में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं शहरों के मुकाबले में। आपको कैसा लगता है यहाँ का मतलब जो रूटीन है? यहाँ बाहर आप प्लेन्स में भी जाते ही होंगे, वहाँ के बच्चों को देखते होंगे, आपका जो यहाँ पे नॉर्मल जीवन है उसके बारे में बताइए, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मेरा डेली का एक ही रूटीन चलता है, पहले स्कूल आओ, फिर स्कूल से घर, फिर ट्यूशन से घर, पढ़ाई। एक बार तेज़ बारिश के कारण कहीं पे मतलब पानी ज़्यादा आ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है आने के लिए, तो फिर कभी मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो फिर ऐसी पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, ऑनलाइन क्लासेस घर में चलती हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आपको घर पे भी देखना होता होगा, स्कूल आने के बाद कभी रास्ते ख़राब है या कुछ और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो पहाड़ों में हैं लेकिन बाहर अच्छी हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। कभी पानी नहीं आएगा तो पानी के लिए मंदिर जाना पड़ता है, फिर तब उतना टाइम नहीं रहता है। तब जैसे हमें पानी लेने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, पर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा इस बात का है कि हम वहाँ जैसे प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, यहाँ पोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ हमें उतना मतलब अच्छा रहता है। और हमें जैसे सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हैं, कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होती है जैसे स्कूल आने के लिए। कहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी मुश्किलें हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हम उन मुश्किलों का कैसे डटकर सामना कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। और उन्हीं मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हमारे पहाड़ के बच्चे। तो चलिए, अभी हमारे साथ कुछ और छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका जीवन किस तरीके से अच्छा है, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, हो सकता है दोनों मिक्सअप हो। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ जैसे हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जैसे अगर कोई एक्टिविटी करते हैं हमारी क्लास में या फिर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट आ जाता है तो उस टाइम पे हमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उस समय वो हमें कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वो सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं कि हम उसी टाइम उसको कर सके, तो इसलिए हमें टाइम लग जाता है। अगर हम ऑनलाइन उसे मंगाने की कोशिश करें या फिर कोई केमिकल अगर हम ऑनलाइन मंगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपका आधा महीना तो उसी में लग जाता है, जिसके कारण हमारा जो
वो जो हमारे जो सिलेबस है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो शहर के बच्चे हैं और जो यहाँ का जो जीवन है उसमें कितना फ़र्क नज़र आता है? जो शहर के बच्चे हैं वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, बल्कि यहाँ पहाड़ों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे नहीं है, जिससे कई बार बरसातों में रोड ब्लॉक हो जाती है, जिससे दूर दराज के बच्चे नहीं आ पाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है। कई बार तो जब आधे रास्ते से उन्हें घर जाना पड़ता है और पढ़ाई नहीं कर पाते अपनी पूरी ढंग से। मुश्किलें बहुत हैं लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत हैं, जैसे शहरों में पॉल्यूशन है, शुद्ध खाना नहीं है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, हम बीमार ज़्यादा नहीं पड़ते, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी, हमारा खाना बहुत अच्छा है इधर का, हम ट्रेडिशनल खाना खाते हैं। बाहर क्या है, बच्चे जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती है। और जैसे इधर का काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और बाहर का अच्छा नहीं है, पॉल्यूशन से भरा हुआ है, पूरे फैक्ट्रीज़ हैं। इधर पॉल्यूशन भी बहुत कम है और बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि बच्चे इधर उधर जाते रहते हैं। और बाहर तो ऐसा है कि बच्चे एकदम मतलब अपना एक उन कह सकते हैं एक लिमिटेड उनका एक फील्ड है जहाँ वो रह सकते हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ का देखें तो उसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उसमें पॉल्यूशन का देखना है, पर रूरल एरियाज़ का जो एक मेजर एडवांटेज है वो ये है कि उसमें सबसे कम पॉल्यूशन होता है। और हम जो होते हैं यहाँ जंक फूड हम काफ़ी कम खाते हैं और हम यहाँ का ट्रेडिशनल और जो हेल्दी खाना होता है हम वो खाते हैं, जिनसे हमें प्रोटीन मिल पाता है और हम कम बीमार पड़ते हैं, जिससे हम अपनी सारी क्लासेस ले पाते हैं। सो ये हमारे सिलेबस को भी अफेक्ट नहीं करता है। पहाड़ का इन्वायरमेंट ज़्यादा शुद्ध है, क्योंकि बाहर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, गाड़ियाँ चलती है, तो यहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं होता है और पहाड़ के बच्चों को उतने एक्टिव नहीं हो पाते। तो जैसे हमारे चेयरपर्सन टीचर है और टीचर्स है, तो वो कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ का जो जीवन है, जो बाहर जो शहरी बच्चे हैं, उन दोनों में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है कि हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा है या उनका? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती होंगी जो आपको फेस करनी होती होंगी, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि आप जानते हैं पहाड़ में वैसे रास्तों का बहुत ज़्यादा समस्या होता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, वो सब आती है, जैसे रास्ते टूट सकते हैं, बहुत सारे रास्ते टूट जाते हैं। जैसे दूर के क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल ढंग से पहुंच नहीं पाते हैं। वहीं पे जहाँ पे शहरी है वहाँ पे बहुत अच्छे रास्ते रहते हैं। स्कूल की लाइफ के बारे में मतलब बाहर के बच्चे के बहुत मतलब अच्छे बच्चे रहते हैं, वहाँ के टीचरों का मतलब कहने भी मानते हैं। यहाँ भी सेम होता है, मगर वहाँ के बच्चों के पास फैसिलिटीज़ होती हैं। यहाँ जैसे कोई सामान नहीं रहता है, तो उसके कारण यहाँ के कुछ एक्सपेरिमेंट रुक जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड क्लासेस उनके। हमारी जो पहाड़ की जो शिक्षा है उसमें आपको क्या कमी नज़र आती है कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं है? इक्विपमेंट्स लाइक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं रहता, तो यहाँ ज़्यादा दुकानें नहीं है स्पोर्ट्स की, तो ऑनलाइन मंगाने पड़ते हैं। फिर दूसरी समस्या है कि वन वे रोड, यहाँ अगर जैसे दो बसें आमने सामने से तो बहुत लंबा टाइम जाम लग जाए, जैसे आधे एक घंटे का, उससे हमारे स्कूल की टाइमिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बाहर के बच्चे रहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा नाम आता है कि वहाँ की उनने ऐसा करा, उनने वैसा करा, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ रहती है। हमारे एरिया में मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे हम जैसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए बुक्स की शॉप अवेलेबल नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पलायन की मार अभी पूरा उत्तराखंड झेल रहा है, लेकिन ऐसे में भी अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो पहाड़ में रहकर ही पहाड़ी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अभी ऐसे ही कुछ शिक्षक हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ाते हैं तो कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बट फिर भी हमें बहुत मज़ा आता है। एज अ टीचर हमें बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और कई बार क्या होता है कि दूर दूर गाँव में पेरेंट्स स्कूल नहीं ला पाते बच्चों को, तो फिर एज अ टीचर हमारे को खुद जा कर के बच्चों को लाना पड़ता है। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, बट इन्जॉय करते हैं टीचिंग को। पहाड़ में शिक्षा देना कितना मुश्किल है? जैसा पहाड़ एक शब्द है, वैसे यहाँ का एक जीवन भी पहाड़ की भांति बहुत ही कठोर है। और इसी के साथ यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि इसके बावजूद भी हम लोगों ने और हमारे चेयरपर्सन
हैं श्री लखपत सिंह राणा जी, सब लोगों ने मिलकर कोशिश की है इन चैलेंजेस से निपटने की। जैसे हाल ही में कोरोना से सब लोग जूझे और इस बीच ऑनलाइन शिक्षा का जो माध्यम था ये बहुत बड़ा चैलेंज था और अभी भी चैलेंज है सभी लोगों के सामने। जैसे अगर इंटरनेट सुविधा की बात की जाए, इन पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे दूर दराज के ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अभी भी नेटवर्क का इशू है। हम 5G के ज़माने में हैं लेकिन अभी यहाँ 4G भी बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे बीच में। बावजूद इसके हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई और शायद ही इस एरिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था उस टाइम डॉक्टर जैक्सन नेशनल स्कूल द्वारा। अभी भी ऐसे चैलेंजेस हैं, हालांकि बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट सुविधा है लेकिन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको मोबाइल, स्मार्टफ़ोन या टैबलेट या फिर लैपटॉप की उपलब्धि नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, अपने स्तर से जितना हो सके हम काम करेंगे। अभी भी यहाँ पे बच्चों पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ें? यस, यहाँ पहाड़ों में बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी जो पेरेंट्स हैं काफ़ी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो पूरी शिक्षा है वो स्कूल पर डिपेंड हो जाती है। और इसके अलावा हम शिक्षा के लिए जो है वो क्लासेस के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लास भी हम चलाते हैं और मॉर्निंग क्लास वगैरह चलाते हैं और अन्य चीज़ें जो अन्य गतिविधियां हैं उसको भी कराते हैं। शहरी जीवन और पहाड़ी जीवन है, उन दोनों में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? शहरी जीवन और जो पहाड़ी जीवन है, यानी ये नदी के दो किनारे हैं। हम ये कह सकते हैं ये कभी मिल नहीं सकते, लेकिन हम मिलाने की कोशिश करते हैं शिक्षा के माध्यम से। जो ये हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ के बच्चों को, हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ न होने के बावजूद हम उनको इस लायक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो विश्व पटल पे अपना नाम अंकित कर सकें, हमारे क्षेत्र का नाम अंकित कर सकें। इसके लिए बच्चों को समय समय पर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उनका जो उत्साहवर्धन है वो किया जाता है। साथ ही साथ कि किस प्रकार से यहाँ का बच्चा शहरी क्षेत्र के बच्चों के साथ कंपटीशन में खड़ा हो सके, उसके लिए हम उनके लिए अलग से जैसे मैथ की क्लासेस होगी तो उस पर फोकस करते हैं। जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश स्पोकन की हम क्लासेस चलाते हैं कि बच्चा कहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में, आने वाली पीढ़ी अब कंप्यूटर की या AI की है तो उसमें पिछड़ ना जाए, उसके लिए बच्चों को हमारे द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर IT कराया जाता है ताकि बच्चे आने वाली जनरेशन के हिसाब से कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि हम शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनसे पीछे हैं। सुविधाओं के साथ नाम बनाया तो क्या बनाया, असली हीरो तो वो हैं जो विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने आप को साबित करते हैं, जैसे कि हैं हमारे पहाड़ के बच्चे। और देखा जाए तो उनके शिक्षक भी किसी हीरो से कम नहीं हैं। अभी हमारे साथ कुछ और टीचर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना फ़र्क नज़र आता है उन्हें पहाड़ के बच्चे और शहरी बच्चों के जीवन में। मैं पहाड़ के क्षेत्र में बताना चाहूँगी कि पहाड़ में बहुत सारी आपदाएं आती हैं, हमें उनसे जूझना पड़ता है, हमारे बच्चों को भी उनसे जूझना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहाड़ में कभी भी बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, बादल फट जाते हैं, तो इससे हमारे बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। वो टाइम पे स्कूल पहुंच नहीं पाते हैं और इसका हम पे भी असर होता है, बच्चों पे भी बहुत असर होता है। तो इसकी भरपाई करने के लिए हम उनको कभी जैसे हॉलीडेज़ हो जाते हैं, छुट्टी पे उनको बुलाया करते हैं स्कूल और उनकी वो कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। पहाड़ का जीवन कठिन तो है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के बच्चे निकलते हैं, विदेशों तक जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत हैं हमारे पहाड़ों में? पहली बात तो ये है कि
यहाँ तो एक रोज़गार शिक्षाप्रद नहीं, हमारे इसको रोज़गारप्रद शिक्षा देने में कोशिश करता है। हमारे यहाँ के बच्चे इसरो में भी काम करते हैं, फौज में हैं, लेफ्टिनेंट हैं और उसमें कमर्शियल पायलट हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम रोज़गारप्रद शिक्षा भी देते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे सैनिक स्कूल में निकले हुए हैं और नवोदय में निकलते हैं। वैसे तो यहाँ पे मतलब बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास करके बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो ये पहाड़ से बच्चों के अंदर वैसे तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो उजागर करने के लिए हम पूरा प्रयास यहाँ पे करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आखिर क्या है मिलेट्स और उन्हें खाने के क्या कुछ फ़ायदे हैं? अभी हमारे साथ स्कूल की एक छात्रा मौजूद है, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। I am here to discuss about the fact that why millets are superfood. First of all, if we discuss about the public distribution system, they sifted our diet mainly into rice and wheat. The cultural definition of our coarse grain as inferior is also based on presenting white as superior and black as inferior. Because the flour of millet is black in color, an element of food racism is introduced. Thus, they are promoting rice and wheat, which leads to many diseases. In fact, we are facing nutrition crisis. To begin with millets can grow in little water supply, which make them a solution to perennial water woes. Millets are highly nutritious, which make them a solution to malnutrition crisis. That is why millets are beneficial for the country, even the small farmers, for their increasement of economical value. Moreover, millets are famous for its enormous benefits towards our body. Let us now discuss about different types of millets. The first one is Jhangora, which is commonly known as barnyard millet. The scientific name is Echinocloa fermentia. Uttarakhand is the largest producer of it. Jhangora is a superfood. It is easy to digest due to it being gluten-free, highly nutritious and non-acidic form of food. It is considered as the least allergenic and the most digestible grain available. It is rich in crude fibers, crude proteins, which make it a viable option to treat against jaundice, obesity, constipation and diabetes-like diseases. तो चलिए अब आपकी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और आपको लेकर चलते हैं पुराने ज़माने में, जिसे देखकर आपको पुरानी चीज़ें ज़रूर याद आएंगी। आपको लेकर चलते हैं स्कूल के म्यूज़ियम में, जहां पर 100 साल पुरानी चीज़ें भी संग्रह करके रखी हुई हैं, जिसे देखकर बच्चों को ये लगेगा कि हाँ, वाकई हमारा इतिहास महान तो था ही और बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। ये म्यूजियम एक्चुअली मेरा एक सपना भी है कि मैं इस गुप्त काशी, इस केदार घाटी में एक ऐसा म्यूजियम बनाऊं जो हमारे सारे क्षेत्र की चीज़ें यहाँ पे हों, हमारे देवी देवता जैसे हैं उनके भी वहाँ पे प्रतीक हों। उसी का एक मैंने छोटा सा प्रतीक अपने स्कूल में बनाना शुरू किया है और उसको मैं जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ से छोटी छोटी चीज़ों को संग्रह करता हूँ और अपने अभिभावकों से भी बोलता हूँ भाई आपके घर में जो छोटी सी पुरानी जो चीज़ है, क्योंकि
बच्चे उन चीज़ों को भूल रहे हैं। जैसे पहले हल जो है अभी भी है, बहुत दूर गांव में लकड़ी का बनता था, लेकिन वो छोड़ दिया है लोगों ने, तो अब तो लोहे का होता है। तो हमने लकड़ी के हल को भी रखा है। पांडव जैसे हमारे देवता जो हमारे चारों हमारे गाँव में नाचते हैं, उनके बाण रखे हैं, रामलीला का सामान रखा है। पूरे भारतवर्ष के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों की हमने मंदिरों के चित्र वहाँ पर रखे हुए हैं। हमने जो वो चक्की होती है, आटा जो चक्की होती है हाथ से पीसने वाली, पत्थर से वाली होती है, वो भी वहाँ रखी है। रिंगाल का जो हमारे रिंगाल का जो सामान है, रिंगाल की बहुत सारी सामग्री हमने वहाँ पे रखी हैं। तो वो मैंने चारों तरफ से इकट्ठी की हैं। पुराने टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान भी हमने वहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं म्यूज़िक के, वो भी हमने रखे हुए वहाँ पर। इसके अलावा हमने जो हथियार हैं, जो पुराने हथियार हैं, वो भी वहाँ पर रखे हुए हैं। एक स्कूल में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि निखारा जाता है उनकी हर एक प्रतिभा से। तो चलिए आपको लिए चलते हैं स्कूल के उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर, जहां आपको दिखाई देंगे ढेर सारे रंग। न दौड़ती उंधियारी का बाटा, उंधियारी का बाटा न दौड़। उंधियारी को सुख द्विचार घड़ी को, उकाली को दुख सदाने को सुख लाटा। न दौड़ती उंधियारी का बाटा, उंधियारी का बाटा। I hope I get some gotta stay. I hope I get some gotta stay. Wanna feel alive outside. I can find my fears. Wanna feel alive. यमुना किनारे मोरा गाँव, सावरे होई जइयो, सावरे होई जइयो। यमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली। मैं ब्रज की गोपी अलबेली, मैं ब्रज की गोपी अलबेली। राधा रंगीली मेरो नाम, मुल मुल के हंसनी छे तू। हे कोले की डाली, कखी तिन मेरी आँखों का सुपीना। देखते नियाली, मुल मुल के
भी स्कूल के दिनों को बुलाया नहीं करते हम, जब स्कूल में गुरु को सताया करते थे हम। गुरु कितने सुलझे हुए थे हमारे, हर सवाल का जवाब देते थे हमारे। कभी काम न करने का बहाना, कभी किताब का बहाना हमारा। खूब समझते थे गुरु, फिर भी ध्यान रखते थे हमारा। कोडुंगुनी पूजी मैन के डांडानी गौं मैं हूँ, को खैरनी खाई भेजी ते माँ क्या लगाऊं। बाला पान माँ बे बाब इन मुख मोड़ी गेन, को खैरनी खाई भेजी ते माँ क्या लगाऊं। खोली कु गणेश हो, खोली कु गणेश हो। जोग बीत गे न दूर, जोग बीत गे न दूर, स्वामी परदेश हो हे दूर, स्वामी परदेश हो। ये सच है कि पहाड़ों पे अगर कुछ दिन बिताने हो तो वो आनंदमय हो सकते हैं, लेकिन अगर यहीं जीवन व्यतीत करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए कि कितना चुनौतीपूर्ण होता है संघर्ष करना, पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत करना। अभी हमारे साथ मौजूद है स्कूल के चेयरपर्सन, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना फ़र्क नज़र आता है उनको पहाड़ी जीवन और शहरी जीवन में। बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर, शिक्षक नहीं मिल पाते हैं क्योंकि छात्र संख्या अधिक पलायन होने के कारण सब लोग यहाँ से शहरों में चले जाते हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो कुछ लोग जो यहाँ पर बच जाते हैं वही लोग हम इन विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजते हैं, और जिस कारण समस्या ये हो जाती है कि जब CBSE बोर्ड की जैसी एफिलिएशन है, उत्तराखंड जो बोर्ड है उसकी जो बहुत सारी जो हमको सारी चीज़ें पूर्ण करनी होती है, उनकी कंडीशंस पूर्ण करनी होती है एफिलिएशन की, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत सारी सबसे बड़ी चुनौतियाँ आती हैं। सबसे पहले यहाँ जगह का नहीं होता है कि ढालू ज़मीन है, तो एक मज़दूर के बेटे होने के से लेकर के और एक स्कूल का संस्थापक होने तक का जो ये सफ़र रहा, ये बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा, खुद मज़दूरी से लेकर के। और अब यहाँ पर जो सब लोगों के साथ ये विद्यालय आज इस स्तर पर पहुँचा है, तो सब अभिभावकों का इसमें योगदान है, जिन बच्चों को उन्होंने यहाँ रखा, हम पे विश्वास किया। उसके अलावा आज मैंने ये देखा है कि अभिभावकों का जो यदि बच्चों के प्रति अपना रवैया अगर पॉजिटिव नहीं हो तो बच्चा अपने रास्ते से हट रहा है वो। और बच्चा पहाड़ों में ज़्यादा ये हो गया है क्योंकि कम से कम हम जिस केदार घाटी में रहते हैं यहाँ ये समस्या एक बड़ी चुनौती हो रही है कि यहाँ क्योंकि यात्रा सारे भारतवर्ष के, विदेश के सारे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और उसमें हर प्रकार का आदमी होता है, और हमारे जो बच्चे होते हैं वो उन लोगों से जो यहाँ पर पहुँचने वाले लोग होते हैं उनके हाव भाव से, उनके कार्यों से प्रेरित हो जाते हैं, जिस कारण बच्चे अच्छे रास्ते पे तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रास्ते होते हैं जो नेगेटिव रास्ते, जो कई नशे की आदतों का होना, ये समस्या यहाँ पर अब बढ़ने जा रही। जो शहरों की समस्याएं थी पहले, वो अब पहाड़ों की ओर भी आने लग गई हैं। तो बच्चों को शिक्षा की ओर पहुँचाना, शिक्षा का जो असली मकसद है हमारा वो कि वो बच्चा अपने को पहचाने और अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के लिए तैयार हो और अपने देश के लिए तैयार हो, वो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि पहाड़ों में सुविधाएं बहुत कम है, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर स्कूल खोला। शहरों में स्कूल खोलना अलग बात हो सकती है क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं,
तो उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो शहरी बच्चे हैं और जो ग्रामीण बच्चे हैं, उन दोनों में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? हमारे पहाड़ों में सुविधाएं तो कम हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे शहरी बच्चों से आगे हैं। आप देखेंगे कि मैं अपने विद्यालय की बात करता हूँ कि कई क्षेत्रों में हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर, खेलों में राष्ट्रीय स्तर पे पहुँचे हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे विद्यालय हैं, उनके बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आते हैं। अभी बहुत जैसे नमामि गंगे में हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे खेल के आए, मतलब उन्होंने क्विज कंपटीशन जीता है। रंगमंच की गतिविधियाँ भी हम बच्चों को करते हैं, वो भी स्टेट लेवल पे बहुत जगह जाते हैं, इवन नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे गए हैं। सर, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, जो पहाड़ के बच्चे हैं, उनको उस लेवल पर ले जाने के लिए आप क्या कुछ करते हैं कि उन्हें कभी कोई ये ना कह सके कि तुम पहाड़ के बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते? हमारा लक्ष्य है कि हमारे बच्चे चाहे सिविल सर्विसेज हों, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उसके लिए हम बिल्कुल छोटी क्लासेस से जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्थाएं करते हैं, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्थाएं जो हम इस पहाड़ पे जितना हमसे हो सकता है वो करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो छोटे कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, जैसे नवोदय है, सैनिक स्कूल है या RIMC है, उसके लिए भी बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बच्चों आपको इस तरीके से जो है कंपटीशन की तैयारी करनी है। और जो 12वीं के बाद जो हमारे बच्चे होते हैं, तो बीच बीच में हम काउंसलिंग के लिए लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं कि किस तरीके से बच्चों को 12वीं के बाद अपना कैरियर चुनना चाहिए। और अभिभावकों से भी इसकी चर्चा करते हैं कि आपका बच्चा इस विषय में इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो आप उसे जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हमारा शरीर उतना भी कमज़ोर नहीं है जितना कि हम समझ बैठते हैं। देखा जाए, अगर हम शुद्ध भोजन ले रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है, तो परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो लोग अशुद्ध भोजन लेते हैं या तनाव लेते हैं, उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, जो शहरों में होना आम बात है। लेकिन पहाड़ी जीवन और पहाड़ के लोग अभी भी इस चीज़ से बहुत दूर हैं। यहाँ शुद्ध हवा तो है ही, साथ ही है शुद्ध भोजन, जिसको लेकर यहाँ के बच्चे हों या कोई भी, वो हमेशा फुर्तीले रहते हैं बावजूद शहरों के। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा में भी यहाँ के बच्चे अव्वल है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ये सीख दी जाती है कि अगर गुलाब सा महकना है ना, तो कांटों का सामना तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी संध्या सेमवाल और दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।